क्या कभी आपने सोचा है कि आपका फोन इस्तेमाल करते हुए गर्म क्यों हो जाता है? या फिर लंबी ड्राइव पर कार के टायर क्यों हीट अप हो जाते हैं? इन सब के पीछे ना एक यूनिवर्सल सेट ऑफ रूल्स काम करता है और इसी को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो चलिए आज एनर्जी के इन नियमों को डीकोड करते हैं। आज के सेशन में हम थर्मोडायनामिक्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, इसके सबसे ज़रूरी लॉज को जानेंगे और फिर एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी खेल को समझने से पहले उसके प्लेयर्स को जानना जरूरी होता है। थर्मोडायनामिक्स की दुनिया में भी दो मेन प्लेयर्स हैं, सिस्टम और सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले इन्हीं से मिलते हैं। इसको ना बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। जिस भी चीज़ पर हम स्टडी कर रहे हैं या जिस पर हमारा फोकस है, वो है हमारा सिस्टम। जैसे एक बीकर में होता हुआ कोई रिएक्शन या फिर एक गाड़ी का इंजन। और उस सिस्टम को छोड़कर बाकी सब कुछ जो उससे इंटरैक्ट कर सकता है, वो है सराउंडिंग्स। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये सब हमारे आसपास ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचो एक खुले बर्तन में उबलता हुआ पानी। वो एक ओपन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि उससे भाप यानी मैटर और हीट यानी एनर्जी दोनों बाहर जा सकती हैं। अब एक पानी की बंद बोतल को देखो, वो क्लोज्ड सिस्टम है। उससे सिर्फ हीट एक्सचेंज हो सकती है, पानी नहीं। और आपका थर्मोस फ्लास्क, वो आइसोलेटेड सिस्टम का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। हाँ बिल्कुल, इसको ऐसे समझो, मान लो आपको 5th फ्लोर पर जाना है। अब चाहे आप सीढ़ियों से जाओ या लिफ्ट से, आपकी फाइनल पोजीशन तो 5th फ्लोर ही रहेगी, राइट? बस थर्मोडायनामिक्स में ऐसी ही प्रॉपर्टीज को स्टेट फंक्शन कहते हैं। इन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप वहां पहुंचे कैसे, इन्हें सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब होता है। ओके, तो बेसिक्स क्लियर हैं। अब आते हैं पहले और सबसे फंडामेंटल रूल पर, जो एनर्जी के खेल को चलाता है। ये है द बिग वन, थर्मोडायनामिक्स का दिल कह सकते हो इसे। ये इक्वेशन कहता है कि किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज डेल्टा यू आता है, वो सिस्टम को दी गई हीट क्यू और सिस्टम द्वारा किए गए वर्क डब्ल्यू का डिफरेंस होता है। सिंपल शब्दों में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी ना तो बनती है ना ही खत्म होती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। ओके, अब यहाँ पर फुल कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। साइन कन्वेंशन में जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो Q पॉजिटिव होता है, और जब सिस्टम खुद काम करता है तो W पॉजिटिव होता है। बट एक बात याद रखना, ये फिजिक्स का कन्वेंशन है। केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन द सिस्टम को पॉजिटिव लेते हैं। हम आगे क्वेश्चंस में केमिस्ट्री कन्वेंशन यूज करेंगे, इसलिए हमेशा ध्यान देना कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। ये एक क्लासिक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। जब कार चलती है तो टायर और रोड के बीच फ्रिक्शन से वर्क होता है। ये वर्क टायर के अंदर की हवा की इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ जाता है। देखा, फर्स्ट लॉ इन एक्शन। तो रूल तो हमने देख लिया, बट ये रूल अलग अलग सिचुएशंस में काम कैसे करता है? चलो अब देखते हैं कुछ स्पेशल थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस जहां कुछ कंडीशंस फिक्स्ड रहती हैं। ये दोनों प्रोसेसेस आइसोथर्मल और एडियाबैटिक एग्जाम फेवरेट्स हैं, मतलब इनसे सवाल आएगा ही आएगा। आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर, जहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और एडियाबैटिक मतलब नो हीट एक्सचेंज, जहां Q 0 होता है। सिंपल। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये हैं आपके मेन वेपन्स। पहला एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, दूसरा आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालने के लिए, और तीसरा आइसोबैरिक यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन के लिए। इन फॉर्मूलाज को और इनकी कंडीशंस को अच्छे से नोट कर लो। सिर्फ फॉर्मूलाज रटना काफ़ी नहीं है, इनको विजुअलाइज करना, स्पेशली पीवी ग्राफ्स से गेम चेंजर होता है। ये ग्राफ्स हमें बताते हैं कि प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ और प्रोसेस का पाथ कैसा था। एग्जाम के लिए एक गोल्डन टिप याद रखो, पीवी ग्राफ में कर्व के नीचे का जो एरिया होता है वही वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। और एक और जरूरी बात, इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखो। एडियाबैटिक कर्व हमेशा आइसोथर्मल कर्व से ज्यादा स्टीप यानी ज्यादा ढलान वाला होता है। ये इन दोनों में एक की विजुअल डिफरेंस है। अगर फर्स्ट लॉ कहता है कि आप जीत नहीं सकते, मतलब एनर्जी बना नहीं सकते, तो सेकंड लॉ कहता है बॉस आप ब्रेक इवन भी नहीं कर सकते। चलो देखते हैं क्यों।
एंट्रोपी को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल भाषा में ये है डिसऑर्डर या रैंडमनेस का मेजर। सोचो, एक बिखरा हुआ कमरा हाई एंट्रोपी और एक परफेक्टली अरेंज्ड बुक शेल्फ लो एंट्रोपी। बस बेसिकली ये लॉ बताता है कि यूनिवर्स में चीजें किस डायरेक्शन में जाएंगी, और वो डायरेक्शन है ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ। यही वजह है कि गरम चाय हमेशा ठंडी होती है, वो अपने आप गरम नहीं हो जाती। हीट हमेशा फैलना चाहती है, डिसऑर्डर बढ़ाना चाहती है। तो एग्जाम में एंट्रोपी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, स्पेशली HOTS यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले सवाल बनते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये थर्मोडायनामिक्स के पीछे का क्यों बताता है। ओके, थियरी हो गई, अब टाइम है एक्शन का। देखते हैं इन रूल्स को अप्लाई कैसे करना है विद सम क्लासिक NCERT प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला रूल क्या है? सिस्टमैटिकली ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले देखो गिवन क्या है और पूछा क्या है। देखा कितना सिंपल है, बस साइन कन्वेंशन से ही लगाओ, फॉर्मूला में वैल्यूज डालो एंड यू हैव योर आंसर। यहाँ हम केमिस्ट्री कन्वेंशन डेल्टा U = Q + W यूज कर रहे हैं, जहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। तो Q है +701, W है -394 और आंसर आ गया 307 जूल्स। मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। चलो अब एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये टेस्ट करेगा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, मतलब कोई रिएक्शन अपने आप होगा या नहीं। स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए हमारा गो टू टूल है गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा G। रूल सिंपल है, अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अब क्वेश्चन में देखो, हीट निकल रही है, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो डेल्टा H हुआ नेगेटिव, और दिया है कि डेल्टा S पॉजिटिव है। अब फॉर्मूला में देखो, डेल्टा G = डेल्टा H - T डेल्टा S। अगर डेल्टा H नेगेटिव है और डेल्टा S पॉजिटिव, तो T डेल्टा S वाली पूरी टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब डेल्टा G हमेशा एट एनी टेम्परेचर नेगेटिव ही रहेगा। तो सही जवाब है ऑप्शन IV। तो लेसन क्या है? थर्मोडायनामिक्स सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं है, ये लिटरली यूनिवर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बताता है कि क्यों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में होती हैं, क्यों डिसऑर्डर बढ़ता है। अगली बार जब कोई परफ्यूम की खुशबू कमरे में फैलते हुए देखो तो याद रखना, वो भी थर्मोडायनामिक्स ही है। सीखते रहिए और अपने आसपास साइंस को ढूंढते रहिए।